और होशियारपुर पंजाब से उर्मिलेश भट्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो वहीं वाराणसी से शैलेंद्र मिश्र भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और पटना से धीरज कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस नया सवेरा में। सबसे पहले उर्मिलेश भट्ट का रुख कर लेते हैं। उर्मिलेश, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि किस तरह से इस वक्त आखिरी चरण के मतदान की तैयारियां आप वहां देख रहे हैं? क्या कुछ वोटर्स का मूड है, उत्साह है, और साथ ही क्या कुछ कहते हैं चुनावी समीकरण? और पंजाब में भी आखिरी चरण में जो है 7वां जो आखिरी चरण है इस लोकसभा 2024 का, इसमें मतदान होना है 1 जून को। तो लिहाजा आज इस जो चुनाव प्रचार है वो आज शाम को थम जाएगा। ऐसे में तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो राजनीतिक दल उन्हें पूरा अपना जोर लगा रखा है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो निर्वाचन आयोग भी जो है अपनी जो है पूरी तैयारी के साथ जो है तैयार है मतदान कराने के लिए। ऐसे में बात की जाए होशियारपुर की, तो होशियारपुर की ये सीट रिजर्व सीट है जहां पर कि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल, आम आदमी पार्टी सहित 16 लोग चुनावी मैदान में हैं। अगर बात इस सीट के पिछले जो है इतिहास की जाए तो 2014 और 2019 में ये सीट जो है भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई थी। इस बार यहाँ से जो है भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं अनीता जो है वो चुनाव मैदान में हैं। ऐसे में देखा जा रहा है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं एक त्रिकोणीय मुकाबला है। हालांकि जो यहाँ के होशियारपुर के जो मतदाता हैं 16,45,000, ये जो है 1 जून को तमाम जो उम्मीदवार हैं उनकी किस्मत का फैसला करेंगे और कहीं ना कहीं आपको, हमको और तमाम दर्शकों को जो है इसका पता 4 जून को चलेगा। आज जो है यहाँ पर प्रधानमंत्री आ रहे हैं स्वयं, और भारतीय जनता पार्टी की जो उम्मीदवार हैं अनीता, उनके जो है पक्ष में यहाँ पर जो है वोटरों से जो तमाम जो मतदाता हैं उनसे अपील करेंगे मतदान करने की। ऐसे में तमाम जो अन्य राजनीतिक दल भी हैं वो भी आज पूरी ताकत जो है आखिरी ताकत यहाँ पे झोंक रहे हैं। बात अगर यहाँ की मुद्दों की जाए तो यहाँ पर बिजली सहित और जो बिजली और उसके अलावा जो है तमाम जो अन्य समस्याएं हैं बड़ी समस्या यहाँ पर है। साथ ही यहाँ पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर कानून व्यवस्था की भी एक बड़ा मुद्दा उठाया जा रहा है विपक्ष के द्वारा। बिल्कुल उर्मिलेश, और जहां इंडी गठबंधन की जब हम बात करते हैं तो आपकी दोस्ती दिल्ली में ज़रूर है कांग्रेस के साथ, लेकिन पंजाब में कहीं ना कहीं वो मतभेद साफ नज़र आता है। वाराणसी का रुख करते हैं जहाँ से शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़े हैं। वाराणसी की अगर बात करें शैलेंद्र, तो प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र तो ये है ही, और अब अगर बात की जाए 1 जून की तो यहाँ पर मतदान होना है। किस तरह से जब तमाम स्टार प्रचारकों ने यहाँ रैलियाँ की हैं, कैसे अपने पक्ष में माहौल बनाते हुए नजर आ रही हैं तमाम चुनावी पार्टियां? देखिए आंचल, वाराणसी में बड़े से बड़े नेता चुनाव प्रचार के लिए आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, तीसरी बार यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नामांकन के से पहले रोड शो उन्होंने किया, महिला सम्मेलन को बाद में संबोधित किया। बीजेपी की तरफ से राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, आज स्मृति ईरानी सूपुर में सम्मेलन को संबोधित करने वाली हैं। तमाम केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री बीजेपी शासित राज्यों के, उन्होंने धुआंधार प्रचार किया। विपक्ष की तरफ से अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने संयुक्त जनसभाएं की। ये जो चरण है ये बीजेपी के लिहाज से आप देखें, वाराणसी से लेकर गोरखपुर तक उनके जो सहयोगी हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एनडीए की अपना दल 2 सीटें इसी चरण में आती है। रॉबर्ट्सगंज सोनभद्र जो इलाका है वो अपना दल के खाते में है। मिर्जापुर से अपना दल की प्रमुख अनुप्रिया पटेल चुनाव लड़ रही हैं। घोसी जो सुभाष सपा के जो मुखिया हैं ओम प्रकाश राजभर, उनके बेटे चुनाव लड़ रहे हैं। तो एनडीए के सहयोगियों के लिहाज से भी ये चरण बहुत महत्वपूर्ण है। और चूंकि वाराणसी सबसे वीआईपी सीट है, यहाँ पर बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीत के अंतर को बढ़ाने के लिए चुनाव लड़ रही है, और उसके लिए एक पूरी रणनीति के साथ, धुआंधार चुनाव प्रचार के साथ हर घर तक पहुंचने की एक रणनीति बनाई गई थी। तो बहुत निगाहें होंगी कि वाराणसी में क्या अंतर रहता है, कितने हद तक बीजेपी जीत के अंतर को बढ़ाने में कामयाब होती है, जो दावा कर रही है। तो उस लिहाज से देखें चरण बहुत महत्वपूर्ण है, और तमाम चर्चित चेहरे तो आई हैं। आपने उनका नाम भी गिनाया, गोरखपुर से रवि किशन हो, सामने काजल निषाद हैं, इस तरह के तमाम चर्चित उम्मीदवार भी हैं इस चरण में। बिल्कुल, और जो दावे हैं, जो वादे हैं, उनकी तो तस्वीर साफ हो ही जाएगी, क्योंकि जिस तरह से 4 जून के लिए काउंटडाउन की शुरुआत हो गई है। उर्मिलेश, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। लेकिन धीरज का यहाँ पर रुख कर लेते हैं, और पटना से धीरज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अगर हम बात करें बिहार की, तो बिहार का भी जो इस बार रण है वो काफी ज्यादा दिलचस्प हो रहा है।
तमाम जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, पीसा भारती की बात करें या वो सब अपने जीत का इस वक्त दावा ठोक रहे हैं। किस तरह से आखिरी चरण के लिए इस वक्त जबरदस्त शोर और उत्साह नजर आ रहा है बिहार में, धीरज? बिल्कुल आपने सही कहा, आखिरी चरण का चुनाव है। यहाँ 8 लोकसभा सीट पर मतदान हो रहे हैं और 8 लोकसभा सीट पर जानकारी के मुताबिक 134 उम्मीदवार मैदान में हैं और इसमें कई ऐसे उम्मीदवार हैं कि जिनकी किस्मत दांव पर लगी हुई है। अगर हम पाटलिपुत्रा की ही बात कर लें तो यहाँ से मीसा भारती तीसरी बार उम्मीदवार बनी है, जबकि उन्हें 2 बार हार का सामना करना पड़ा है। एक बार फिर बीजेपी से रामकृपाल यादव उनके सामने हैं। रामकृपाल यादव यहाँ से 2 बार चुनाव जीत चुके हैं, तो मीसा भारती के लिए इस बार का भी मुकाबला कांटेदार है, कोई आसान राह उनके लिए नहीं है। हालांकि कड़ी धूप में मीसा भारती भी मैदान में उतरी हुई है। अगर हम दूसरे लोकसभा सीट की करें तो एक काराकाट लोकसभा सीट से है, जहां की उपेंद्र कुशवाहा की किस्मत भी इस बार दांव पर लगी हुई है। पिछले लोकसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि पिछले लोकसभा चुनाव में उन्होंने एनडीए छोड़कर दूसरी पार्टी के साथ, विपक्षी पार्टियों के साथ हाथ मिला लिया था, लेकिन इस बार वो एनडीए के साथ हैं, तो उनकी भी किस्मत दांव पर है और वहां का मुकाबला बताया जा रहा है कि काफी जोरदार है। वहां के निर्दलीय प्रत्याशी जो पवन सिंह हैं, उनके लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। अगर हम बक्सर लोकसभा सीट की बात कर लें तो वहां पे केंद्रीय मंत्री आरके सिंह हैं। आरके सिंह 2 बार चुनाव जीत चुके हैं, वहां से अब तीसरी बार मैदान में हैट्रिक के फिराक में है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि उनके लिए जो इस बार का मुकाबला भी जोरदार है। उसके बाद एक जो प्रमुख सीटें हैं वो बक्सर की सीटें हैं। बक्सर की सीट अश्विनी चौबे की सीटें रही है। सॉरी, जो अश्विनी चौबे हैं वहां से 2 बार के सांसद रहे थे, केंद्र में मंत्री भी रहे थे, लेकिन इस बार अश्विनी चौबे का टिकट काटकर जो मिथिलेश तिवारी को टिकट दिया गया है। मिथिलेश तिवारी वहां नए चेहरे हैं और दूसरी तरफ से आरजेडी के जो सुधाकर सिंह मैदान में है। सुधाकर सिंह नीतीश की सरकार में जब आरजेडी के साथ उनका गठबंधन था, उस सरकार में वो कृषि मंत्री थे और कृषि मंत्री से इस्तीफा देकर वो चुनाव मैदान में उतरे थे। तो दोनों उम्मीदवारों के लिए आसान नहीं है, क्योंकि पूरे चुनाव की अगर हम बात करें इस चरण की तो वो दाव पर होगी। आपके पास वापस आएंगे धीरज, लेकिन हमारे साथ वाराणसी से शैलेंद्र मिश्र जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, अगर हम बात करें कि प्रधानमंत्री की तमाम जहां ये रैलियां हुई हैं, आज भी अहम कार्यक्रम हैं, चुनावी जनसभाएं हैं, लेकिन सवाल मेरा यहाँ पर ये है कि मुलायम सिंह यादव के बाद सपा के लिए ये पहला चुनाव होगा जिसमें उन्होंने फिर से एक बार इंडी गठबंधन का हाथ थामा है, यानी कि हाथ को साइकिल का साथ मिला है। वहीं बसपा ने कई ऐसे जो तमाम सीटों की हम बात करें वहां पर अपने उम्मीदवार उतारकर चुनावी प्रक्रिया को और ज्यादा रोमांचक बना दिया। तो ऐसे में किस तरह से देखते हैं आप इस पूरे मुकाबले को, जब खुद प्रधानमंत्री के आज अहम कार्यक्रम है? देखिए, जहां तक समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन का सवाल है तो ये पहली बार नहीं है कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने हाथ मिलाया है। विधानसभा चुनाव में भी वो साथ थे, लेकिन बीजेपी को शानदार जीत हासिल हुई थी। पिछले लोकसभा चुनाव में बसपा और समाजवादी पार्टी साथ थी, लेकिन बीजेपी को 62 सीटों पर जीत हासिल हुई थी और सहयोगी 2 सीटों पर जीते थे, 64 सीटें मिली थी। तो गठबंधन के बावजूद, विपक्षी गठबंधन के बावजूद बीजेपी का प्रदर्शन आप देखें, 2014 के बाद से कोई भी चुनाव हो, 14 हो, 17 विधानसभा चुनाव हो, 19 लोकसभा चुनाव हो, 22 विधानसभा चुनाव हो, शानदार रहा है और मत प्रतिशत बीजेपी को बहुत शानदार हासिल होता रहा है, जो जीत को सुनिश्चित करता रहा है। वाराणसी में तो हमने देखा कि 14 और 19 में बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिलने वाला मत प्रतिशत और बढ़ गया था। यही वजह है कि बीजेपी बहुत कॉन्फिडेंट है और उसने नारा दिया कि 80 की 80 सीटें जीतती हैं। हालांकि चुनौतियां हैं, पूर्वांचल में तमाम सीटों पर यह कहा जा रहा है कि कड़ा मुकाबला है। इंडी गठबंधन विपक्ष के जो उम्मीदवार हैं, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। पूरा चुनाव प्रचार भी बहुत मेहनत से किया गया है। देखना होगा कि कितना साथ मिलता है किस दल को या किस गठबंधन को। लेकिन आप देखें, बीजेपी की जो रणनीति है पूर्वांचल में वो बहुत स्पष्ट है। सुभाषपा को वापस एनडीए के खेमे में लाए ओम प्रकाश राजभर की पार्टी, अपना दल पहले से ही सहयोगी है। संजय निषाद, गोरखपुर और उसके आसपास जो निषाद पार्टी का प्रभाव है, वो संजय निषाद, प्रवीण निषाद साथ हैं। प्रवीण निषाद संत कबीर नगर से चुनाव लड़ रहे हैं। तो इस तरह से एक कम्बिनेशन बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने,
जिससे कि वो सुनिश्चित कर सके जो इस फेज के जो अंतिम फेज के जो सीटें हैं उस पर जीत सुनिश्चित करने के लिए। तो अब देखना होगा कि कितना प्रभावी होता है, क्योंकि बीजेपी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है 2014 से, वो एक भी चुनाव उत्तर प्रदेश में बीजेपी हारी नहीं है। 2 लोकसभा चुनाव जीत चुकी है, 2 विधानसभा चुनाव जीत चुकी है, 17 और 22 का, 14 और 19 का। तो इस लिहाज से बीजेपी ने अपने रणनीति को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। समाजवादी पार्टी ने नए सिरे से एक तरह से कांग्रेस से गठबंधन करके कोशिश जरूर की है। जहां तक बसपा का सवाल है, बसपा अकेले चुनाव लड़ रही है, कुछ सीटों पर उसके उम्मीदवार संघर्ष करते दिखाई दे रहे हैं। त्रिकोणीय मुकाबला बनाने के लिए जीत की स्थिति होगी ये कहना बहुत कठिन है, लेकिन कुछ चुनिंदा सीटें हैं जहां वो कोशिश कर रहे हैं कि उनको भी जनता एक तरह से उन पर भी ध्यान दे और वो त्रिकोणीय मुकाबला बना पाए। तो देखना होगा कि बसपा कितना असर छोड़ती है, लेकिन फिलहाल देखने से तो यही लगता है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और उनके एनडीए सहयोगी है और दूसरी तरफ इंडी गठबंधन है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है। ये जोरदार एक तरह से मुकाबला कई सीटों पर है जो दावा किया जा रहा है। बनारस को तो हम सब जानते हैं कि यहाँ बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीत के अंतर को बढ़ाने के लिए पसीना बहा रही है। वो अंतर बढ़े, 2019 में जो बढ़ा था 24 में बढ़े, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। कितने वोटों से जीत होगी इस पर लगातार बात की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र और धीरज हमसे जुड़ने के लिए इस जानकारी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल 24 की चुनौती में इतना ही, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक है। ब्रेक के उस पर भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा नया सवेरा में। किसानों को जारी